अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखे। जीरो ये कौन मिटा गया? मैंने भी तो किया था। आपने मिटाया तो 7 ही है ना। लेक्चर 8 ही है ना। सवाल लिखे जी। कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट 80,000, 80,000। लाइफ 3 साल, 3 इयर्स, 3 इयर्स लाइफ है। टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस को 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। Residual value is residual value is expected to be same as tax WDV, tax written down value। सेल्स यूनिट्स में बता रहा हूं। ईयर 1 में 4200 यूनिट्स हैं ये। ईयर 2 में 4500 और ईयर 3 में 5500। सेल प्राइस ₹20 20 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ₹9 ₹9 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट 8,000 रुपए पर ईयर। और इन तीनों के साथ अलग अलग लिख लें चाहे। मैं आपको ये जो खुद ही सवाल लिखवा रहा होता हूं ना, ये तो मैं आपको बस टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखवा रहा होता हूं। असल सवाल में तो थोड़ी तमीज से अंग्रेजी ज्यादा लिखी होगी। तो असल सवाल में इन तीनों को लिखने से पहले एक हेडिंग होती कि फॉलोइंग प्राइसेस एंड कॉस्ट आर इन रियल टर्म्स, तो इस तरह लिखा होता। अभी चूंकि मैंने टू दी पॉइंट बताया है तो बेशक आप इन तीनों को सर्कल करके नीचे लिख लें, चाहे तीनों के साथ अलग अलग लिख लें। ये तीनों करंट प्राइसेस हैं। ये जो तीनों फिगर्स बताई हैं मैंने, सेल प्राइस भी, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, ये तीनों करंट प्राइसेस हैं, यानी रियल हैं। आगे लिखें इन्फ्लेशन रेट्स। सेल प्राइस का 5%,
वेरिएबल कॉस्ट का 4% और फिक्स कॉस्ट का 3%। 543। सेल प्राइस का 5% है, वेरिएबल कॉस्ट का 4% है और फिक्स कॉस्ट का 3% है। ये इन्फ्लेशन रेट्स बताए मैंने। इन्फ्लेशन रेट्स बता रहा हूं, सेल प्राइस 5%, वेरिएबल कॉस्ट का 4% और फिक्स कॉस्ट का 3%। और क्या रह गया? टैक्स 30% है, टैक्स 30% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% आपसे रिकॉर्ड है एनपीवी। एनपीवी कैलकुलेट करें प्रोजेक्ट की।
हाँ जी, जो तो फारिग नजर आ रहे हैं ये सवाल करके फारिग।
डेप्रिसिएशन वाला ना? अच्छा हाँ, डेप्रिसिएशन पे किसी ने पूछा था, अकाउंटिंग डेप्शन और क्या पूछा था बोला? हाँ हाँ सही है। ज्यादा देर लगा दी यार। मैंने कल आपको जिक्र कर दिया था ना कि एक फाइल शेयर की आपसे ग्रुप में, जब तक बुक प्रिंट नहीं होती। हाँ, क्योंकि अभी उसका कराऊंगा सवाल मैं अभी क्लास में। चलें, कर लिया। यूनिट्स मैंने सवाल में दिए हुए हैं। वैसे तो सवाल में दिए हुए हैं तो उनको बेशक सोल्यूशन में ना भी लिखें, लेकिन अपने लिए फायदा हो सकता है कि किस साल के कितने हैं। सवाल में देखेंगे तो शायद मिस कर जाए इधर उधर। क्या है बताइए? 4200। ये लाजमी लिखना, ये फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। हम जो मेन सोल्यूशन बना रहे होते हैं वो सारे कैश, मेन सोल्यूशन वही है, वो सारे कैश फ्लोज हैं, उन्हीं की एनपीवी निकलनी है। ये कोई सोल्यूशन में सामने प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। यूनिट्स दिए हुए सवाल में, बस ठीक है दिए हुए। तो अगर ना भी लिखें यूनिट्स तो कोई मसला नहीं है। सेल प्राइस रियल है, उसको इन्फ्लेट भी करना है और यूनिट से मल्टीप्लाई भी करना है। पहले भी बताया कि आप सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग भी लिख सकते हैं और कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। चलें, इतने दिन से अलग अलग लिख के दिखा रहा हूं, आज कंट्रीब्यूशन भी कर देता हूं। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। सीपीयू वर्किंग 1 में निकाल के दे रहा हूं इनटू यूनिट्स। वन, टू, थ्री। सेल प्राइस और एग्जामिनर को हम बता रहे हैं LY। LY मतलब लास्ट ईयर इंटू 1.05। ये हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हम सेल प्राइस पिछले साल वाली को LY इंटू 1.05 करने लगे हैं। तो 20 तो रियल है। ईयर 1 की क्या बन गई? 21, 22.05, 23.15। अच्छा, आपके सवाल का जवाब तो आगे क्लास में दूंगा, जब मैं डिस्काउंट रेट में बात करूंगा तब दूंगा जवाब। आपका भी देता हूं जवाब। अच्छा, कल एक और स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, वो भी बताता हूं आपको। रियल फिगर या करंट फिगर उसको कह रहे हैं जो प्राइसेस आज हैं। तो हम ईयर 1 आज को नहीं कह रहे। ईयर 1 है, आज क्या है? अभी हम प्लांट लगाएंगे और अजम्पशन हमारी ये है कि जो कैश फ्लोज आते हैं वो साल के एंड पे आते हैं। तो पहले साल के जो कैश फ्लोज आएंगे वो पहले साल के एंड पे ही आएंगे। तो उस पहले साल के एंड यानी टाइम 1, उसकी प्राइस तो महंगी ही हो गई होगी ना, या वही होगी जो आज है? नहीं, एक साल महंगी हो गई होगी।
तो जो ईयर 1 की प्राइस है उनको भी हमने 1 साल महंगा करना है। तो इसलिए सवाल एग्जामिनर को बता दिया कि तुमने जो प्राइस जो भी दी हुई है हम LY इंटू 1.05 करने लगे। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम एग्जामिनर को बता रहे कि LY इंटू 1.04 9.36 7 3 1 2। अब ये हमने दोनों चीजों को इन्फ्लेट कर लिया, चूंकि दोनों ही पर यूनिट है, नेट करके आंसर भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 11.64 12.32 13.03। ये वर्किंग में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के दिखा दिया और मेन सॉल्यूशन में एग्जामिनर को बता दिया कि वो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला हुआ है, ये यूनिट्स हैं, इनसे हम मल्टीप्लाई करके यहां लिखने लगे 11.64 इंटू ये 48888 12.32 इंटू ये 55440। राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है, कोई मसला नहीं है। 13.03 इंटू ये 71665। फिक्स कॉस्ट रियल फिगर है 8000 और हर साल इसने महंगे होना है 3%, तो LY इंटू 1.03। तो ईयर 1 में आ जाएगी, एक साल इन्फ्लेट होके 82, फिर एक और इन्फ्लेशन होगी 84 87 8742 40 46 933 62 916 है 6 कैसे? टू 3 ये ठीक है, ये भी ठीक है। चलें ठीक है, राउंडिंग ऑफ की खैर है। टैक्स कॉस्ट कितनी? 80,000। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 20, ईयर 2 15,000, ईयर 3 11,250 337 और यही आरवी है। और प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है क्योंकि इसी को ही हम आरवी ले रहे हैं। हम्म 51683 क्या 666 टैक्स 95
जी 155 डबल 0 पे 80,000 और यहां 33750। बताएं जी, एतराज बताएं इसमें। किसी को कोई मसला नहीं? आगे इनका टोटल और डिस्काउंट रेट 18%, एनपीवी 432। अच्छा, हमारे सवालों में डेप्रिसिएशन का कहां और क्या काम है? टैक्स कैलकुलेशन। तो अगर सवाल में आपको टैक्स डेप्रिसिएशन भी दी है और अकाउंटिंग डेप्शन भी दी है, तो उसमें से हमारे काम की टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्शन का कोई काम नहीं। अच्छा, यहां पर एक सवाल हो सकता है, और ये आगे एक सवाल मैंने कराना है कोई 2-3 क्लासेस के बाद। हाँ, 2-3 क्लासेस के बाद एक सवाल कराना है कि जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, अगर हम, बल्कि जब मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो एम खुद ही, लेट से इस सवाल में अकाउंटिंग डेप्शन 30,000 है, लेट से, तो एक सवाल ये हो सकता है कि जो सवाल में फिक्स कॉस्ट दी हुई है, क्या पता उसमें अकाउंटिंग डेप्शन शामिल हो, है ना? तो इस सवाल में तो हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8,000 रुपए में कैसे 30,000 रखी होगी उसने, तो इस सवाल में तो नहीं है। लेकिन आगे हमने कुछ सवाल ऐसे करने हैं कि जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अकाउंटिंग डेप्शन छुपी हुई होगी, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसको वहां से हटाएंगे। बस इतना काम है अकाउंटिंग डेप्शन का, और कोई काम नहीं है अकाउंटिंग डेप्शन का। दोबारा, हमें इन सारे सवालों में जरूरत अकाउंटिंग डेप्शन की नहीं है, टैक्स डेप्रिसिएशन की है। एक बात हो सकता है सवाल वाला फिक्स्ड कॉस्ट में अकाउंटिंग डेप्शन छुपाकर मिलाकर दे रहा हो, तो उसमें से हमने उसको बस परे करना होगा। बस याद हो गया आपको सारा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको निकालना है। दोबारा बता रहा हूं, हमें इन सवालों में टैक्स डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल है, टैक्स की वर्किंग में, अकाउंटिंग डेप्शन का नहीं है। चलें, पास पेपर का एक सवाल करते हैं। ये उस दौर का है जब ये कॉस्ट के सिलेबस में होता था टॉपिक। वो फाइल खोलिएगा जो आपको मैंने परसों शेयर कराई है, चैप्टर 11 के नाम से एक फाइल शेयर हुई होगी। ये जब तक बुक प्रिंट नहीं होके आती तब तक ये सवाल हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसमें देखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, क्लाउडी कंपनी लिमिटेड। पढ़ लें, मैं करता हूं। परसों एक फाइल शेयर की थी, चैप्टर 11 के नाम से थी, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। उसमें जो जब तक बुक प्रिंट होके नहीं आती, तो मैंने उसके क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर के शेयर किए हैं। तो उसमें है क्वेश्चन 7। फाइल मिल गई? नहीं है ग्रुप में फाइल? अच्छा, ग्रुप में कोई दोबारा भेज दे, या एडमिन ओनली है?
एडमिन ओनली? सेवन। चले, मैं फाइल अभी दोबारा भी भिजवाता हूं, कुछ बच्चे हो सकता है कल ऐड हुए हैं ग्रुप में, मैं भी भिजवाता हूं दोबारा। हाँ जी, अगर पढ़ लिया होता तो जरूर एक सवाल पूछते कि अभी तो आईआरआर पढ़ा नहीं है। सही है, तो इसकी ना रिक्वायरमेंट जो भी है, मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि हम 12% पे एनपीवी निकालेंगे। ऑटम 17, इसकी एनपीवी निकालने लगे हम। 0 1 2 3 4। सवाल में जो तरतीब चल रही होती है ना, बेहतर सेफ ये होता है कि वही चला लें। जैसे सवाल में रुपीज इन मिलियन है, तो हम भी बेहतर है कि रुपीज इन मिलियन में कर लें। लेकिन अगर रुपीज इन 1000 में करना है तो भी ठीक है, रुपीज तो ना करें, वो तो बहुत बड़ी फिगर्स हो जाएंगी। तो रुपीज मिलियन ठीक है, क्योंकि सवाल में मिलियन में ही दिए हुए हैं। अच्छा, वैसे तो मैं हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा समझाऊंगा ही सॉल्व करते हुए, लेकिन
अभी जिन्होंने वाकई पढ़ा है, किसी अंग्रेजी में अगर बेटे कुछ परेशानी है तो पहले मैं वो बता देता हूं। मेरे हिसाब से इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अंग्रेजी लिखी हुई है, अगर इतनी भी नहीं आती तो फिर ये मसले वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो क्लियर है, लेकिन आपने कुछ पूछना है तो पहले मैं वो बता देता हूं, फिर करता हूं सॉल्व। अच्छा, सवाल सॉल्व करने का फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन, वो तो वही है जो 4-5 दिन से करते आ रहे हैं। आप जो मेन सॉल्यूशन है जिसमें एनपीवी निकालनी है, मेन सॉल्यूशन वही है, बाकी उसकी वर्किंग्स हैं। इसमें अब सॉल्व करने के लिए ये तरतीब जहन में रख लें कि शुरू सेल से करें और उसके नीचे खर्चे लिखें। प्लांट की लाइन शुरू में नहीं लिखनी, क्योंकि हमने इन सब खर्चों और सेल्स को नेट करके टैक्स की भी तो वर्किंग करनी है ना। तो प्लांट की लाइन आखिर के लिए रखें, और जब कल परसों वर्किंग कैपिटल पढ़ा दूंगा वो भी आखिरी लाइन है। उसके अलावा बाकी सेल से शुरू करना है और बाकी सारे खर्चे करने हैं। ये तरतीब रख लें कि शुरू सेल से करना है, तो इसलिए सवाल में सबसे पहले सेल्स को ढूंढ के निकालें। यहां पर एक बार सेल्स लिख लें, उसके बाद सवाल की तरतीब से चल लेंगे तो फिर चीजें मिस नहीं होंगी। लेकिन पहले सवाल की तरतीब नहीं, पहले सेल्स। तो सेल्स वाली बात, अच्छा प्रोजेक्ट क्या है, करने क्या लगे हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कौन सा? D44। तो ये D44 का सवाल है कि D44 को हम हां करें या ना करें। तो D44 की सेल्स किधर है? पॉइंट नंबर 2। तो सबसे पहली लाइन सेल्स की लिखनी है, उसके बाद सवाल पहली लाइन से लेकर आखिर तक तरतीब से चलाएंगे ताकि चीजें मिस ना हो। तो सेल्स का आ गया पॉइंट नंबर 2, यूनिट्स आ गए, और सेल्स प्राइस किधर है? पॉइंट नंबर 3। तो आप जिस तरह भी मैंने पहले बताया था, आप सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग भी लिख सकते हैं और कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। तो अभी अभी चूंकि कंट्रीब्यूशन क्या है तो ये भी कंट्रीब्यूशन से ही कर देता हूं। तो पॉइंट नंबर 3 में D44 की सेल प्राइस भी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है, और ये दोनों फिगर्स रियल है या ईयर 1 की हैं? हाँ जी। अच्छा, सवाल में इन्फ्लेशन है पॉइंट नंबर 5 में। तो इन्फ्लेशन है तो फिर ये जरूरी है पहचानना कि फिगर्स आपको रियल दी हैं या ईयर 1 की दी हैं। तो ईयर 1 की फिगर है, इसलिए इनको ईयर 1 में एज इट इज लिखेंगे, 2, 3, 4 में फिर इन्फ्लेट करेंगे। तो सेल्स की लाइन की बजाय मैं कह देता हूं कंट्रीब्यूशन ऑन D44 वर्किंग 1। सेल प्राइस ने भी और वेरिएबल कॉस्ट ने भी, दोनों ने 10% इन्फ्लेट होना है। ये पॉइंट 5 में लिखा हुआ है जी। तो फिर मैंने पिछले सवाल में तो सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन अलग रखा था ना, इसमें तो सेम है। तो हम सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग लिख के टाइम जाया करने की बजाय कंट्रीब्यूशन को ही इन्फ्लेट कर देते हैं, क्योंकि सेल प्राइस और वेरिएबल दोनों सेम इन्फ्लेट होने। तो बल्कि यहां रुपीज नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीज में LY इंटू 1.1। तो जो ईयर 1 वाला है वो तो 8000 ही है, क्योंकि आपको सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 की गिवन है। उसके बाद इसको 10% बढ़ा दें, $96,648। अच्छा, ये भी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है कि आप यहां फेस पे ऊपर यूनिट्स दिखा दें, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था। नहीं दिखाने फेस पे, यहां वर्किंग में दिखा देते हैं। ईयर 1 के यूनिट्स 20, 2 के 25, 27, 29। तो टोटल, और टोटल को रुपीज मिलियन में कर लेता हूं।
160 220 पॉइंट्स में भी हो तो वो भी बताइएगा, क्योंकि मिलियन के सवाल में पॉइंट्स आ ही जाते होते हैं। 261.36 308.79 लिखा हुआ है ना सवाल में। एस्टिमेटेड सेल पॉइंट नंबर 3 में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ D44 इन ईयर 1। तो ईयर 1 की फिगर्स है ना? नहीं भाई, मैंने जब आपको कल इन्फ्लेशन के को 2-4 सवाल कराए थे तो उनमें ये मैंने नहीं कराया था कि बेस्ड ऑन ईयर 1 प्राइसेस, ये किया है ना? तो ईयर 1 प्राइसेस का मतलब है जो साल बाद हैं आज से। करंट प्राइसेस जो अभी हैं, ईयर 1 जो आज देखें, ठीक है ईयर 1 शुरू अभी होगा, लेकिन हम लोग कैश फ्लो के बारे में अजम्पशन ले रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो एंड पे हो रहा है। तो एंड तक तो साल गुजर ही गया होगा ना, प्राइसेस महंगी हो ही गई होंगी। पहली प्रायोरिटी थी सेल्स की लाइन लिखना, और सेल्स और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, चलो कंट्रीब्यूशन लिख ली। अब सवाल तरतीब से चलाते हैं ताकि चीजें मिस ना हो। पहले पैराग्राफ पे 3.25 मिलियन ये खर्च हो चुका, तो ये नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1 ये प्लांट की लाइन है, आखिर में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 नहीं हुआ पूरा। ये जो D44 है ये नया प्रोडक्ट है, इसके आने से हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी सेल में कमी आ जाएगी, और उस पे जो कमाते थे अब नहीं कमा सकेंगे, तो वो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आएगी। टैक्स की वर्किंग में नहीं होगा। अच्छा, टैक्स में आके बताता हूं। टैक्स X85 पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है टेबल के नीचे कि हम जो पहले पुराना X85 वर्जन बेचते थे, पिछले साल 30,000 यूनिट्स बेचे थे। D44 के आने से इसकी सेल में हर साल 2,000 यूनिट्स कम होते जाएंगे। बाय 2,000 यूनिट्स एवरी ईयर, हर साल 2,000 की कमी आती जाएगी। यानी पिछले साल 30,000 बेचे थे, अच्छा पिछले साल मतलब वो पिछला और अगला साल वो अगला, हम इस साल में ऐसे खड़े हुए हैं। पिछला साल हम जहां खड़े हैं, हम एक साल के इस टॉपिक में ना हम एक साल के जस्ट शुरू में खड़े होते हैं, वो टाइम 0 है। तो लेटेस्ट ईयर जैसे हम 26 के शुरू में खड़े, 26 के शुरू में प्लांट लगाना है, तो प्लांट का पहला साल 26 है, तो लेटेस्ट ईयर या लास्ट ईयर कौन सा हुआ? 25। तो उस गुजरे हुए साल में हमने 30,000 यूनिट्स बेचे थे। अब इसमें कमी आनी है बाय 2,000 यूनिट्स एवरी ईयर। तो नए प्लांट के पहले साल में X85 कितने बिकेंगे? 28,000। उससे अगले साल 26,000। ये इस लाइन का मतलब है। फिर 24, फिर 22, ये इस लाइन का मतलब है। हाँ जी, पॉइंट 2 की आखिरी लाइन,
तो अब जो हम X85 नहीं बेच सकेंगे, उस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाते थे, क्योंकि आपको इसकी कंट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर 3 में दी हुई है, इस पे जो हम कंट्रीब्यूशन कमाते थे फिर अब वो नहीं कमा सकेंगे, तो वो हमारा यहां पर एक आउटफ्लो आएगा। मैं अभी बताता हूं। ईयर 1 में X85 बेचकर हमने कितनी कंट्रीब्यूशन कमानी होगी? 0.3। ये भी ईयर 1 की फिगर है ना। इस पे भी महंगाई लगनी थी कि नहीं? लगनी थी। तो अब जब हम X85 नहीं बेच पाएंगे तो हम वो जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ले रहे हैं उस पे इन्फ्लेशन लगाएं या रहने दें? लगाएंगे ना, क्योंकि और महंगा होता और कमाते, वो नहीं कमा सकेंगे हम, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पे भी बिल्कुल लगनी है इन्फ्लेशन। इसको 10% बढ़ाएं। 60 66 21। ये बात दोबारा सुन लें। हम कंट्रीब्यूशन लॉस्ट को यहां एक आउटफ्लो ले रहे हैं कि हमने अगर D44 ना होता तो X85 बेचते और कमाते, तो जो कमाते वो भी तो महंगा 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 हो रहा होता है ना। तो इसलिए जब उसको हम एज अ कुर्बानी दिखा रहे हैं तो उसको हां करेंगे महंगा। यूनिट्स कौन से मल्टीप्लाई करो? 28,000, 26,000, 24,000 जो हम नहीं बेच सकेंगे। तो हम D44 के पहले साल में 2,000 नहीं बेच सकेंगे, फिर 4 नहीं बेच सकेंगे, फिर 6, फिर 8। ये 2, 4, 6, 8 वाला पॉइंट समझ आया यार? सबको सब समझ आ जाता है। एंड पे सब अच्छा। और इसको कर लें टोटल, तो 11 कितना जी? 24.2 9 3 38.58.57। ये बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और इसकी फैक्ट्री में ही एक नया प्रोडक्ट और बनाना शुरू करेंगे। तो अभी जो खर्चे जिस लेवल पे हैं, ईयर 1 में 45 मिलियन होने थे, इस नए प्लांट की वजह से वो 75 तक पहुंच जाएंगे, इंक्रीज टू 75। तो इंक्रीमेंटल कितना? 30। और ऑनवर्ड्स के लिए LY into 1.1। 30, 33, 36.3.93। इसका टोटल
करके फिर टैक्स की वर्किंग में जाएगा। तो इसके ऊपर टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर यानी मैंने ये जो यहां लिख लिया, अब इसका नेट आंसर जब टैक्स की वर्किंग में ले जाएंगे, यानी ये तीनों चीजें टैक्स में इनकॉर्पोरेट होंगी, तो कंट्रीब्यूशन लॉस पे टैक्स कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन कमाते तो टैक्स पड़ता, अब नहीं पड़ेगा। हम कंट्रीब्यूशन कमाते तो टैक्स भी तो पड़ता ना, तो अब नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल ये ऐसे ही आएगा और अब इसका नेट आंसर आगे टैक्स की वर्किंग में जाएगा। तो यहां से नेट टैक्स में जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, और ये पॉइंट नंबर 6 लास्ट सेंटेंस वही है जो पिछले सवाल में किया है। लास्ट सेंटेंस पॉइंट 6 का आरवी। तो ये सवाल आपका होमवर्क है। एनपीवी 12% तक निकालनी है बस, बाकी आईआरआर क्या है वो पता नहीं क्या है, वो बाद में देखेंगे। बस आपने 12% पे एनपीवी निकालनी है, बस ये होमवर्क है आपका सवाल। ठीक।